नमस्कार। आज हम दैनिक जीवन में रसायन का जो लास्ट टॉपिक है साबुन और अपमार्जक, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक। सबसे पहले हम साबुन की बात करेंगे कि साबुन क्या होता है। तो यदि हम बात करें साबुन की, तो वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को हम साबुन कहते हैं। वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। साबुन कहते हैं। ये जो साबुन होते हैं ये दीर्घ श्रृंखला वाले, मतलब इसमें कार्बन की जो होती है वो कार्बन 12 से लेकर हम कह सकते हैं भी कार्बन 18 वाले परमाणु ये इसमें काम में लिए जाते हैं। अब हम बात करें कि ये वसीय अम्ल है क्या। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बन की संख्या 12 से 18 या 18 से अधिक होती है तो इन्हें वसीय अम्ल कहते हैं। जब कार्बन की संख्या 12 से 18 या 18 से 12 से अधिक होती है उसे हम वसीय अम्ल कहते हैं। ये वसा जो साबुन होते हैं ये वसा अम्लों के सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर बनाया जाता है। यदि हम देखें भी साबुन बनाया कैसे जाता है, तो जैसे जो ये उच्च वसीय अम्ल होते हैं जैसे CS2COR, CHCOR, CS2COR, ये उच्च वसीय अम्ल है। उच्च वसीय अम्ल। जब उच्च वसीय अम्ल की अभिक्रिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो इसमें हमें इसके 3 ये अणु हैं वो लेने पड़ेंगे। अब हम देखें तो अब जो हमें प्राप्त होगा वो हमें साबुन प्राप्त होगा। तो यदि हम देखें ये वाला जो है ये हमारा बन गया साबुन। तो हम इसको लिख सकते हैं RCOONA, ये है साबुन। और इसके हमें 1 2 3 अणु प्राप्त हुए तो हम यहाँ पे 3 लगा देते हैं। और साथ में हमें बनता है CS2 और इसके साथ OH और फिर है CH, ये कार्बन साथ में इसके CH और इसके साथ में है OH और CS2OH। इसको कहते हैं हम ग्लिसरॉल। तो जब साबुन के निर्माण की प्रक्रिया जब उस उच्च वसीय अम्लों की अभिक्रिया क्षार NaOH के साथ करवाई जाती है तो हमें साबुन प्राप्त होता है और साथ में हमें प्राप्त होता है ग्लिसरॉल। तो इस प्रकार ये हमें साबुन प्राप्त होता है। अब जैसे मान लो सोडियम, इसमें हमने सोडियम काम में लिया है तो सोडियम द्वारा जो साबुन है कठोर तथा पोटेशियम द्वारा बने साबुन मृदु कहलाते हैं। जैसे सोडियम के द्वारा बने साबुन तो क्या कहलाते हैं, कठोर, और पोटेशियम के द्वारा बने साबुन क्या कहलाते हैं, मृदु कहलाते हैं। और वैसे हम इसका यदि कह दे भी साबुन का सूत्र क्या है तो सूत्र के रूप में हम इसका लिख सकते हैं C17H35, क्योंकि ये R होता है, ये एल्किल ग्रुप होता है, और CONA जो ये R है, जो ये R है, हमने इसको R को शॉर्ट में R लिख दिया है। इसका मतलब है कार्बन की संख्या 17 और H की संख्या 35।
और ये जो होते हैं, जो साबुन है वह दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार का लवण होता है। ये जो है साबुन हमारा, ये है दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार का ये लवण होता है। अब बात आती है भी जो साबुन है वो कठोर जल में तो झाग नहीं देते हैं, क्यों? अब ये कठोर जल में झाग नहीं देते हैं और मृदु जल में ये झाग देते हैं। तो कठोर जल में झाग नहीं देने का कारण ये है कि इसमें जो कठोर जल में है वो साबुन का जो कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण जो बन जाते हैं वो जल में क्या हो जाते हैं, अविलय हो जाते हैं। इस कारण ये जो है कठोर जल में ये अविलय होती है। अब कई बार जो पारदर्शी साबुनें आती हैं, पारदर्शी साबुन बनाने में गिल्सरीन काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है? गिल्सरीन काम में लिया जाता है। अब साबुन है वो मृदु जल में तो झाग देते हैं लेकिन कठोर जल में झाग नहीं देते हैं। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए हम काम में लेते हैं अपमार्जक। अपमार्जक हमारा दूसरा बिंदु क्या है? अपमार्जक है। जो हम अपमार्जक है वो कठोर जल और मृदु जल दोनों में झाग देता है। अब अपमार्जक शब्द का जो अर्थ है वो है टू वाइप क्लीन, अर्थात स्वच्छ करना, अर्थात इसका मतलब है स्वच्छ करना। इन्हें साबुन रहित साबुन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है साबुन रहित साबुन। अब ये कठोर जल और मृदु जल दोनों में झाग देते हैं। ये जो अपमार्जक होते हैं वो उच्च हाइड्रोकार्बोनेट के सोडियम सल्फेट या बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। तो ये उच्च हाइड्रोकार्बन के सल्फेट या सोडियम सल्फोनेट या बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। तो ये उच्च हाइड्रोकार्बोनेट के सोडियम सल्फोनेट या बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। अब जब यहाँ जैसे मान लो अपमार्जक के सोडियम आयन हैं, अब ये अपने कह देते हैं भी ये कठोर जल में भी झाग देते हैं। तो इसमें जो सोडियम आयन है या कैल्शियम आयन है या मैग्नीशियम आयन से प्रतिस्थापित होकर कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फोनेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सल्फोनेट बना लेते हैं। और ये सल्फोनेट जो बनते हैं इसके अंदर जो सल्फोनेट बनते हैं ये क्या होते हैं? जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। उसमें तो आपने देखा था भी ये जो सोडियम आयन है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के जो मान लो सोडियम आयन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो अब इसमें जो सल्फोनेट बनते हैं वो जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। इसलिए ये कठोर जल और मृदु जल दोनों में झाग देते हैं। अब जैसे मान लो हम इसके कई बार आ जाता है भी दो किन्हीं अपमार्जकों के नाम लिखो, तो RSO3Na ये होता है बेंजीन होता है। ये बन गया सोडियम सल्फोनेट। यदि हम और बात करें तो जैसे ये है बेंजीन SO3Na। तो किन्हीं भी दो हमें अपमार्जकों की बात करें तो हम इनके बारे में बता सकते हैं। जो अपमार्जक होते हैं वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण होते हैं। जैसे हमने साबुन में तो देखा था ये दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार के लवण होते हैं। इस प्रकार ये साबुन और अपमार्जक हमारा ये पूरा हुआ। अब हम बात करते हैं मिसेल। जो साबुन निर्माण की प्रक्रिया में जो मिसेल निर्माण
भी कपड़े के को धोने पर चिकनाई वगैरह वो दूर करने के लिए जो हमारी एक बीच में जो संरचना बनती है उसे हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। अब हम बात आती है भी हमारी ये मिसेल है ये बनती कैसे हैं। तो पहली बात तो ये है भी साबुन, जैसे हमने कहा भी साबुन के निर्माण को हम एक बात ही भी साबुन के निर्माण को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। अब जब हम किसी कपड़े के ऊपर जहाँ पे चिकनाई लगी होती है उस पे हम जब साबुन को रगड़ते हैं तो एक संरचना बनती है मिसेल। उस संरचना के बनने के कारण ही इसका नाम रखा गया है मिसेल। तो साबुन जो होती है, साबुन में दो भाग होते हैं, एक जैसे हमने साबुन लिखा था C17H35CONA, ये हमारे पास साबुन का सूत्र था। अब जब ये टूटता है तो हमारे पास बनता है H35CO, ये ऋणात्मक भाग और ये बनता है धनात्मक भाग। तो साबुन में हाइड्रोकार्बन भाग, ये वाला भाग कौन सा है, हाइड्रोकार्बन। एक होता है हाइड्रोकार्बन भाग होता है और एक होता है आयनिक भाग। तो ये वाला तो है हाइड्रोकार्बन भाग और ये वाला है आयनिक भाग। तो जो साबुन में जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है वो जल विरोधी होता है। जो हाइड्रोकार्बन भाग है, हाइड्रोकार्बन भाग ये होता है जल विरोधी। और जो आयनिक भाग होता है इसमें जैसे हमारे आयनिक भाग हमारे पास कौन सा है, Na+। जो आयनिक भाग है वो है जल स्नेही भाग। अब जब भी हम किसी कपड़े पे चिकनाई लगी होती है तो उसके ऊपर साबुन रगड़ते हैं तो इसका जो जल विरोधी भाग है या जल विरोधी सीरा है वो चिकनाई के चारों ओर क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। यदि हम जैसे मिसेल की संरचना बनाएं तो देखें, ये हमारी मिसेल की संरचना है। तो ये जो मान लो जल विरोधी भाग, ये हमारा हाइड्रोकार्बन भाग क्या है, जल विरोधी भाग है। और ये जो हमारा ये भाग है ये जल विरोधी भाग है, इसे हम क्या कहते हैं, पूंछ भी कहते हैं। और दूसरा हमारा है ये देखो, जैसे अपनों ने ऊपर भाग किया था भी ये हाइड्रोकार्बन भाग है और ये आयनिक भाग। अब ये वाला जो भाग था ये हाइड्रोकार्बन भाग था, ये जैसे C17H35 और CONA, ये जब आगे इसको अपने R भी लिख सकते हैं, इसको अपने R भी अपने ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जैसे RCOONA। तो वही बात होगी भी ये अपने R की जगह क्या लिख दिया था, C17H35CONA। तो अब इसमें क्या है भी ये जो हाइड्रोकार्बन भाग है, यहाँ पे जो आयनिक भाग है हमारा है CO, ये भी अपने CO भी, इसको जब हमने तोड़ा तो हमारे पास बन गया CONA प्लस Na। जब ये फिर टूटेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोकार्बन भाग है और ये क्या है, आयनिक भाग। तो जल विरोधी भाग पूंछ है, ये हाइड्रोकार्बन भाग है और ये वाला हमारा भाग है आयनिक भाग। तो जैसे ही हमने किसी कपड़े पे साबुन रगड़ा तो जो इसका जल विरोधी भाग है, जो हाइड्रोकार्बन भाग है, ये इतना हमारा हाइड्रोकार्बन भाग है, ये हम कह सकते हैं कितना, हाइड्रोकार्बन का मतलब यही है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन भाग कहते हैं। तो इसके चारों ओर, चिकनाई के चारों ओर जो हाइड्रोकार्बन भाग है वो क्या करता है, चिकनाई के चारों ओर आकर्षित हो जाता है और इस प्रकार एक संरचना का निर्माण करता है जिसे मिसेल कहते हैं। अब जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग अंदर की ओर होता है और जो आयनिक भाग होता है जल स्नेही वो क्या होता है, बाहर की ओर होता है। तो इस प्रकार की बनी संरचना को हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। अब मिसेल के निर्माण से तेल की जो चिकनाई है वो क्या होती है,
जल में क्या होती है, अविलय होती है, और साबुन के जल विरोधी भाग में, इस जल विरोधी भाग में क्या होती है, वो चिकनाई विलय हो जाती है। तो ये जल विरोधी भाग है हाइड्रोकार्बन, ये क्या करते हैं, चिकनाई को अपने अंदर खींच कर क्या कर देता है, अपने अंदर घोल लेता है। तो इस प्रकार ये जो चिकनाई होती है वो कपड़े से दूर हो जाती है। तो जैसे हम इसकी एक संरचना और बना सकते हैं भी, ये हाइड्रोकार्बन भाग है और इसको कहते हैं जल विरोधी भाग, जल विरोधी सिरा। और दूसरा हमारा जो सिंपल है इसे हम कहते हैं, इसको हमें लिख सकते हैं CO, ये है जल स्नेही, स्नेही सिरा भी लिख दो आप चाहे। तो इस प्रकार ये हमारी मिसेल की संरचना है, ये हमारी पूरी हुई। अब जैसे मान लो ये है भी, अपने मिसेल की संरचना में हमने देखा भी किस प्रकार वो चिकनाई को अपने अंदर खींच के उसको दूर कर देती है। तो इस प्रकार जैसे हमें कपड़े को साफ करना होता है तो उसमें एक संरचना का निर्माण होता है जिसे हम मिसेल कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये जो मान लो दैनिक जीवन में रसायन वाला जो चैप्टर है ये हमारा आज कंप्लीट हो गया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना। यदि आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। धन्यवाद।